नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, कैंसर के मामले देश ही नहीं विदेशों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां तक कि अगर बात की जाए तो कैंसर मौत के एक प्रमुख कारणों में से एक है। आज हम कैंसर को लेकर इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कैंसर को लेकर एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली बेहतरीन कार्य कर रही है, लेकिन बात यहाँ पर आयुर्वेद की करें तो आयुर्वेद कैंसर के पेशेंट्स की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार गिरती जाती है उसको बढ़ाने के लिए बेहद अच्छा कार्य कर रही है और साथ ही साथ एक पैरेलल चिकित्सा प्रणाली के रूप में भी कार्य कर रही है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम कैंसर को करीब से समझेंगे, जानेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैंसर के इलाज में आयुर्वेद किस तरह की भूमिका निभाता है। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपका मैडम, आपकी पूरी टीम का, दूरदर्शन का, जिन्होंने कि मेरे को एक मौका दिया कि मैं अपने जो विचार हैं, जो एक कैंसर जैसी जो एक बीमारी जो एक महामारी का रूप लेती जा रही है, उसके ऊपर मैं अपने विचार रखूं। और आपका जो एक मिशन है कि जन जन तक अच्छा स्वास्थ्य हो और जो लोग ऐसी बीमारियाँ जो कि बहुत बड़ी चिंतन के विषय बन गई हैं उनसे हम कैसे उनसे निजात पा सकते हैं, उसके ऊपर प्रकाश डालें। तो उम्मीद है कि आज का ये मिशन मैं समझता हूँ बड़ा सक्सेसफुल होना चाहिए और इसका डेफिनेटली जन जन तक इसका स्वास्थ्य का लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आज कैंसर के ऊपर विशेष रूप से बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर की बीमारी क्या है, हम समझना चाहेंगे और क्यों कैंसर के मामले विश्व ही नहीं भारत में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ना कैंसर को एक आम भाषा के रूप में पहले हर व्यक्ति को समझना होगा। बेसिकली है कि जो हमारा शरीर है ये अनेक सेल्स, जिसको हम कोशिकाएं बोलते हैं, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। और ये जो कोशिकाएं, इनका एक लाइफ स्पैन होता है। जब ये कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है, डिवाइड होती है, जिसको माइटोसिस, म्यूसिस आदि प्रक्रिया जिसके तो ये डिवाइड होते हैं। तो जब ये डिवाइड होती है तो हमारे सेल्स की वृद्धि होती है, जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है। अब ये जो डिवीज़न है, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स है, यदि ये नॉर्मल होता रहता है तो कोई हमको किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बीमारी नहीं होती। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ एक कारण ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो कोशिकाएं, जो सेल्स हैं, इनके जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए मैं सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना जो हमारे जो सेल्स हैं इसकी रचना को मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा, क्योंकि वहीं से वृद्धि बेसिकली आरंभ होती है। हमारा जो सेल होता है इसके अंदर अनेक क्रोमोसोम्स होते हैं। मनुष्य के अंदर जो है कम से कम ये 46 क्रोमोसोम्स बताए गए हैं और ये 23 क्रोमोसोम्स तो मेल से आते हैं, 23 आते फीमेल से, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना कि कभी बच्चे की शक्ल माँ पे जा रही है, कभी फादर पे जा रही है, वो क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं और डीएनए जो होते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर ही होते हैं। यदि सीक्वेंस इनका ठीक है तो ये इनकी मल्टीप्लिकेशन में सही होती है। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स आ जाते हैं जिसका भी हम जिक्र करेंगे। वो फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से इनका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो उसका असर पड़ता है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। और जब ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके अंदर जो डीएनए है जो एक सिग्नल देता है आरएनए को, और उससे एक प्रोटीन बनता है जो कि स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो अगर पीछे सिग्नल एबनॉर्मल आ रहे हैं, प्रोटीन एबनॉर्मल बन रहा है, तो जो स्ट्रक्चर का निर्माण हम कैसे सोच सकते हैं सही होगा। और उसका क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है और वही अल्टीमेट जाके वो कैंसर का रूप लेती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या है कि जो हमारे सेल की जो मल्टीप्लिकेशंस हैं इसको नॉर्मल कैसे किया जाए और इसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर जो एबनॉर्मल इसकी मल्टीप्लिकेशन उसको कैसे रोका जाए, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा रहेगा आज। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो क्या आयुर्वेद में कैंसर को लेकर कुछ जानकारी दी गई है, कुछ बताया गया है? क्या आयुर्वेद में कुछ वर्णन है कैंसर को लेकर? हाँ, मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है ना, ये अभी का नहीं, ये तो हमारा बहुत पुराना ज्ञान है, ऋषि मुनि से चला आ रहा है। और हमारे जो ऋषि मुनि थे वो इतने विद्वान थे कि जिन्होंने कि बिना आज के टाइम में तो विज्ञान का युग है, इतने संसाधन बन गए कि टेलीस्कोप बन गए। जिन ऋषि मुनियों ने उस वक्त बैठ के ये बता दिया कितने हमारे ग्रह होते हैं, पृथ्वी गोल है, उन लोगों ने जो बातें बताई हैं उनको आप तो पुरुष बोलते हैं, उनकी बातें भी आप तो होती हैं, वो सत्य आज भी हम प्रूव करेंगे तो वो सही निकलेंगे। उन्होंने जो उस वक्त जो ग्रंथ लिखे, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, चरक की बात करते हैं, शुश्रुत की बात करते हैं, अष्टांग, ये उन लोगों के लिखे हुए हैं।
और उन्होंने भी इसको बीमारी को अध्ययन किया था, पर उन्होंने अपने तरीके से बताया उसको, और उन्होंने इसके लिए अर्बुद वर्ड यूज़ किया था। तो पूरा अध्याय है, यदि हम अर्बुद को हम ध्यान से उसे पढ़ेंगे और आज के जो पैरामीटर मॉडल टेक्नोलॉजी के उसके ऊपर यदि स्टडी करेंगे तो लास्ट में क्या निकल कर आ रही है, तो कैंसर का वर्णन पहले से ही था। वो बात अलग है कि वो ज्ञान लुप्त रहा काफ़ी टाइम तक। हाँ, तो आयुर्वेद को तो पहले से ही इसका ज्ञान है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं और कैंसर की बात करते हैं, और हम ये जानते हैं कि एलोपैथी बहुत अच्छा एक सराहनीय काम कर रही है कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर, लेकिन एक सहायक पद्धति के रूप में किस तरह आयुर्वेद आज के समय में कैंसर से पार पाने में मदद कर रही है? किस तरह से कैंसर के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, अल्टीमेटली तो क्या होता है, जब कोई रोगी किसी भी रोग से रोगग्रस्त होता है तो मेनली हमारा कंसर्न होता है उसको कैसे उसको ठीक किया जाए। और आयुर्वेद के अंदर जो चिकित्सा जो पद्धति है ना, उन्होंने क्या किया है, इसको बेसिकली क्या आयुर्वेद को 2 हिस्से में डिवाइड किया। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले तो हमको इस चीज़ का चिंतन करना होगा, जो व्यक्ति हेल्दी है, अभी बीमार नहीं हुआ है, उसको कैसे हेल्दी रखा जाए, वो चिंतन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने उसका संज्ञान ले लिया तो व्यक्ति बीमारी क्यों होगा। और दूसरा, जो रोगग्रस्त हो गया, जो बीमार हो गया, उसको कैसे ठीक किया जाए। और आयुर्वेद के अंदर इसके बड़े अच्छे सूत्र बता रखे हैं। और आयुर्वेद के उसको हमने त्रिविध चिकित्सा के नाम से उसका वर्णन किया हुआ है। त्रिविध चिकित्सा अल्टीमेटली है क्या? त्रिविध चिकित्सा क्या है, इसको हमने 3 पार्ट्स में उसको बोला है। एक तो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं देवव्यप्रश चिकित्सा, कि आपने किसी मरीज को औषध आपने नहीं खिलाई, आपने कोई ऐसे उपाय किए, जैसे कि हम लोग कहते हैं आपने व्रत का धारण कर लिया, औषध तो निकला, उससे भी चिकित्सा होती है। आपने अपने हवन वगैरह करते हैं, वो भी चिकित्सा के लिए होता है। हम जो जितने भी योग करते हैं, योग में हम खाने के औषध नहीं दे रहे हैं, योग है, मेडिटेशंस हैं, ये भी उसके अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जितने हमारे जो ग्रह हैं, इनकी जो रेज आ रही हैं, उसको कैसे काउंटर किया जाए, उसके लिए हमारे रत्न उपरत्न बताया गया है। आजकल लोग रत्न उपरत्न का प्रयोग तो कर रहे हैं, परंतु आकर्षण स्वरूप भाई उन्हें मार्केट में जाएंगे, उनको यही नहीं पता कि उनके लिए कौन सा रत्न उपयोगी है, कौन सा नहीं है। सर, वो मार्केट में जाते हुए देखते हैं कि ये देखने सुंदर लग रहा है, ये छोटा है, बड़ा है, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं, उसका भी हमको ध्यान रखना होगा। दूसरा, जो वेरियस रेडिएशंस आ रही हैं, इसके ऊपर हमको बहुत ध्यान देना होगा। इंटरनेशनल आज के युद्ध चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितने सारे रेडिएशंस मार्केट के अंदर आ रही हैं, और न्यूक्लियर वॉर का बार बार खतरा बना हुआ है। अगर बाई चांस ना करे हो गया तो कितनी रेडियो एक्टिव वेव्स आएंगी, उसको काउंटर करने के लिए मैं समझ जो हमारी देवप्रश चिकित्सा है, ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। तो पहला तो है देवप्रश चिकित्सा। दूसरा होता है युक्तिप्रवासी चिकित्सा, जिसके अंदर हम औषध देकर चिकित्सा करते हैं, मैं उस पर भी आऊँगा अभी। एक थर्ड होता है सत्ववज्य बोलते हैं। सत्ववज्य क्या है कि यदि हमको कोई भी बीमारी हो रही है, यदि उसके कुछ ना कुछ कारण तो होंगे, बिना कारण तो कुछ भी नहीं होगा। यदि हम उन कारणों को दूर कर दें तो बीमारी होगी कि अपना ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो जो बीमारी अब तक आ चुकी आ गई है और आगे नहीं उसकी वृद्धि होगी, तो जो उसके कारण हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि हम उन कारणों को दूर कर देते हैं, कैंसर को पैदा करने वाले कारण, उनको ही दूर करेंगे, उसके विस्तार से बताएंगे कौन से हैं, तो वो भी सत्ववज्य हो गया। अब तीसरा आता है हमारा औषधि चिकित्सा। औषधि चिकित्सा के अंदर क्या आता है, एक तो देखिए हम सर्जरी की हम बात करते हैं, एलोपैथी में बहुत अच्छी बात है कि जो भाग जिसका अब इलाज हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल है ना, निष्क्रिय हो चुका है, तो उसको तो हम सर्जरी से अलग करना ही, वहाँ पे एक विकल्प रह जाता है। बट ये बात एक अलग है, कभी कभी कैंसर ऐसे ऑर्गन में आ जाता है जिसको हम निकाल के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, उसके लिए एक अलग सोच है। परंतु जो भाग ऐसा, जैसे हम कभी ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, उसमें तो सर्जरी बहुत कारगर है। ऐसे अनेक कैंसर जो सर्जरी से भी ठीक होते हैं, पर सर्जरी 100% क्योर नहीं कर पाती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, फिर भी जो होता है हमारे कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बॉडी में रह जाते हैं, और उनको मारने के लिए फिर जो चिकित्सा वो होती है अपना कीमोथेरेपीज होती है। कीमोथेरेपी से बाकी जो कैंसर सेल्स उनको किल किया जाता है, या फिर रेडियोथेरेपीज होती है। और आज का एक थेरेपी और चल रही है हार्मोनल्स, हार्मोथेरेपी का भी यूज़ किया जाता है। तो ये तो बात करते हैं हम सर्जरी की, ठीक। फिर आता है औषध। औषध के अंदर भी क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि कैंसर को ख़त्म करती हैं। बेसिकली क्या है, कैंसर को ख़त्म करने के लिए हमको एक बात समझना होगा कि सर्जरी से, रेडियो एक्टिव कीमोथेरेपी से, या हम लोग अपना जो ये दे रहे हैं रेडियोथेरेपी से हम कैंसर सेल तो किल कर रहे हैं, ये तो हो गया बाहर के तरीके से हम इलाज कर रहे हैं। पर हमारी बॉडी भी तो खुद इलाज करती है। हम हमेशा ये बात मानते हैं कि अगर कोई आदमी यदि स्वस्थ है तो छोटी मोटी उसको बीमारी आ भी गई तो खुद से खुद क्योर हो जाती है। तो क्या हम कैंसर के बारे में क्यों नहीं सोचते? हमको ये मालूम है जो कैंसर जो होता है बेसिकली क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब भी हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, उसके कई कारण है। जब हमारा आहार विहार जब विकृत होता है तो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म
ख़राब हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है तो उससे हमारे कई ऐसे टॉक्सिन रिलीज हो जाते हैं जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, ठीक। और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अटैक करते हैं हमारे डीएनए के ऊपर, सेल्स के डीएनए पे, जो हम कहते हैं कारण। तो वो अटैक करते हैं जिससे उनकी एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है और कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है। तो हमको क्या करना होगा, ऐसी चिकित्सा भी इसमें करनी चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे द्वारा क्या होता है, हमारे फ्री रेडिकल्स हैं वो बनने बंद हो जाते हैं और उसको काउंटर करने के लिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हमारा जो आहार है, बेसिकली आहार हम इस प्रकार का आहार लें कि जिसके अंदर मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स हों, है ना। उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल, आहार पे भी हम जाएंगे, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। लेकिन एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट जारी होता है तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं वो बहुत तेज़ी से गिरती है। ऐसे में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पेशेंट की जो विशेष रूप से किस तरह वहाँ पर आयुर्वेद काम करता है कि वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको कहीं ना कहीं शरीर सपोर्ट करता रहे। सही कहा आपने। इसमें देखिए मैं एक बात कहूँगा जो आज से प्राचीन समय में चली आ रही है और जब वो आज भी कारगर है। अगर मनुष्य ने केवल अपना आहार और विहार इसको कंट्रोल कर लिया तो आप ये समझो खुद ही अपना आपका शरीर ही खुद ही वो डॉक्टर बन गया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे क्या है, आहार का मतलब क्या है कि हमारे पूरे आयुर्वेद पूरे नियम देंगे आहार के लिए। आपने कब कितना आहार खाना है, किस वक्त खाना है, किसके साथ खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, किस मौसम में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जितने भी नियम दिए गए हैं यदि हम इसको फॉलो करेंगे और हम जितना भी आहार ले रहे हैं उसके अंदर पोषण तत्व यदि हैं, है ना, जिसकी मेडिसिन वैल्यूज़ होती है, यदि हम उसको खाएंगे तो निश्चित रूप से हमको आराम मिलेगा। तो आहार के ऊपर हमको बहुत ज़्यादा देना होगा। आहार में अब क्या विकृति है वो तो एक बड़ा विषय हो जाए, विस्तृत रहेगा, हालांकि थोड़ा बहुत उसमें हम बताना चाहेंगे। पर विहार क्या है, विहार होता है दिनचर्या। हम सुबह से लेकर शाम तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, हम लोग खाना कब खा रहे हैं, है ना। और हमारा शरीर बेसिकली क्या है कि हम आयुर्वेद के अंदर क्या मानते हैं कि वात पित्त और कफ ये 3 दोष माने गए हैं। हर व्यक्ति के अंदर इनको यदि सम अवस्था में होते हैं उसको हम धातु बोलते हैं। ये बॉडी को धारण करते हैं इसलिए धातु बोला गया है। यदि ये सम्यक अवस्था में नॉर्मल इसके फॉर्म में है तो कभी भी आदमी को बीमारी नहीं होगी। आदमी जो होता है मतलब हमेशा बीमारी से फ्री रहेगा, अच्छा स्वास्थ्य से रहेगा। पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आहार और विहार, जब विहार का मतलब कि ऋतुचर्या दिनचर्या की मैंने बात बताई, जब हम इसका फॉलो नहीं करते तो हमारे जो वात पित्त कफ जो अंदर दोष जिसको बताया गया ये विकृत अवस्था में हो जाते हैं। और जब विकृत अवस्था में होते हैं यही बीमारी का कारण बढ़ते हैं। और जब ये बीमारी कारण कैसे बनते हैं, जो आहार विहार हमारा विकृत हुआ तो हमारा बॉडी का डाइजेशन खराब हो गया। बॉडी का डाइजेशन जब खराब हो गया तो मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। जब मेटाबॉलिज्म खराब हो गया तो फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे और फ्री रेडिकल रिलीज हो गए तो आपका म्यूटेशन कैंसर सेल के लिए होगा ही होगा। तो हर चीज़ एक के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। तो मेरा सिर्फ कहना ये है, मैं तो अभी भी सभी दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको कैंसर से बचना है सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना आहार विहार, उस पर आप अपना ध्यान दीजिएगा। यदि हमने आहार विहार अपना सही कर लिया तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ी बीमारी से आसानी से बच सकते हैं इसके अंदर। डॉक्टर साहब, जब आपके पास कोई कैंसर के पेशेंट्स आते हैं और वो अपना ट्रीटमेंट भी उनका इस वक्त चल रहा है, तो किस तरह आप लोग, क्या वो जड़ी बूटियां होती हैं या किस तरह का आप लोग उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बारे में बताइए कि किस तरह का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में शुरू किया जाता है। देखिए मैं बताता हूँ, कैंसर को ट्रीटमेंट करने का एक बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो जैसे हम चर्चा कर रहे हैं 2 ही हैं इसके अंदर। अगर हम सिर्फ 2 बातों पे ध्यान कर लिया तो हम कैंसर को बहुत जल्दी मात दे पाएंगे। जैसे हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे थे, फ्री रेडिकल यदि हमारी बॉडी में बन जाते, पहली बात तो उनको बनने ना दे, अच्छा आहार विहार करें। फ्री रेडिकल ही हैं तो उसका भी अगर उसको ख़त्म करना है तो हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें होते हैं, हमारे आहार के अंदर ही होते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं यही काउंटर करते हैं इनको, रेडिकल्स को, इनको ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ऐसा आहार खाना हो जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा जरूर ध्यान देना होगा। और दूसरा आता है इसके अंदर कि हम कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो कि हम इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, है ना। ये होता है अपना ग्लोबुलिन जो होता है हमारा, जो बेसिकली क्या है कि जो हमारे एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर होती हैं, इसका यदि हम बढ़ाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। यदि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो वो क्या करता है कि जितने भी हमारे ये कैंसर सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम खुद ही उसको खाने लग जाते हैं। हमने अक्सर फैगोसाइटिस के बारे में सुना है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में सुना है। तो वाइट ब्लड सेल्स बेसिकली हैं क्या, दे आर द आर्मी ऑफ आवर बॉडी।
दे आर द बेसिक डॉक्टर्स ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अटैक करते हैं उसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, और उसको जाके उसके फैगोसाइटिस उसको चबा के खा के ख़त्म कर देते हैं। तो हमको दोनों तरीके से ध्यान देना होगा। जो आहार हमारा ऐसे होना चाहिए जिसमें फ्री रेडिकल्स मैक्सिमम हो, और जिसके अंदर कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो आगे बढ़े, इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा बढ़नी चाहिए इसके अंदर। डॉक्टर साहब, पंचकर्मा का क्या महत्व है अगर कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, या डिटॉक्सिफिकेशन के और किस तरह की चीज़ें की जाती हैं आयुर्वेद के जरिए? अगर मैं सच में कहूँ तो यदि आयुर्वेद को यदि कैंसर को से निजात पानी है तो पंचकर्म थेरेपी इज वंडरफुल थेरेपीज। कारण क्या है कि पंचकर्म का एक तरीके से एक नाम और भी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। यदि हमारे बॉडी से टॉक्सिन रिलीज हो जाते, बाहर निकल जाता है, हम फ्री रेडिकल्स की बात बाहर निकल जाते हैं, तो कैंसर होगा क्यों। और पंचकर्म में क्या जो स्टेप्स बताए गए हैं उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने जो बताया, स्नेन स्वेदन हम लोग करते हैं। स्नेन में क्या होता है, हम ऑयल्स वगैरह लेते हैं, पूरी बॉडी में मसाज करते हैं, फिर हम उसे हीटअप करते हैं, जिसको स्वेदन करते हैं। उससे क्या होता है कि जितने हमारे बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स के जो चिपके हुए हैं, जमा हुए हैं, वो एक वहाँ से रिलीज़ हो जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो 5 स्टेप्स उसमें बताए गए हम लोग करते हैं। वमन है, वॉमिटिंग कराना, विरेचन है वो भी कराते हैं हम, शिरोधार ये अपना रक्त मोक्षण भी हम कराते हैं, उसमें नस्यकर्म भी कराते हैं और वस्तीकर्म भी कराते हैं। ये जो हमारे 5 जो स्टेप्स बताए गए हैं, ये 5 द्वार से हम क्या करते हैं, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं इनको बाहर रिलीज कर देते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी इज बेसिकली द बेस ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट आई कैन सी। तो हमें उसमें तो बिल्कुल ध्यान देना ही होगा उसके अंदर। और मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि जितने भी कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, इन लोगों को 100% जब भी जिन पेशेंट का वो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, और जितने भी वो वहाँ पर जो टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं, साथ साथ उसको भी आउट करते चलिए, तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो और स्पीड अप हो जाएगा रिकवरी के अंदर। तो अगर हम उस पर ध्यान देंगे और साथ पंचकर्म हम उन पेशेंट कराना शुरू कर दें, तो 100% आहार विहार का ध्यान करें तो क्यों नहीं होगा ठीक हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब ट्रीटमेंट चलता है कैंसर का तो कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स लोगों में देखने को मिलते हैं, थकान लगना, बाल झड़ना। तो क्या इन साइड इफ़ेक्ट्स पर भी आयुर्वेद काम करता है, और उनसे पार पाने के लिए पेशेंट की कहीं ना कहीं मदद आयुर्वेद के जरिए की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है। देखिए, जब भी हम लोग कीमोथेरेपीज वगैरह लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट सबको मालूम है कि बहुत जल्दी बाल झड़ जाते हैं, ठीक है ना। बाल झड़ने के लिए तो बहुत सारे ऑयल्स हैं हम लोग के पास। आप देखेंगे कि यदि हम बात करते हैं कि जितने भी ऑयल्स मार्केट में मिल रहे हैं, चाहे मेडिकेटेड भी है चाहे कॉस्मेटिक्स हैं, सब के सब एक तरीके से जड़ी बूटियों से बने हुए हैं, ऑल आर हर्बल। तो बहुत सारे ऑयल्स ऐसी में जो हम बार बार कहते हैं कि जल्दी बाल जो पक जाते हैं, सफ़ेद होते हैं, उससे भी वो ठीक करते हैं, है ना, उनकी लाइफ को बढ़ाते हैं। जो बाल बहुत ज़्यादा झड़ जाते हैं उनको भी ठीक करते हैं, और जो ग्रोथ जो अब रुकी हुई है वहाँ से उनकी ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऑयल्स हैं इसके अंदर। हाँ, ब्रह्मी आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा विटामिन सी वगैरह होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स ही हैं सारे, है ना। हाँ, उसके अंदर होता है। ऐसे बहुत सारे ऑयल्स हैं जिनका भी यूज़ कर सकते हैं। थकान है, टायर्डनेस है, खून की कमी हो जाना, बहुत सारे ऐसे योग है आयुर्वेद के अंदर जो कि हर्बल हैं, जो कि बहुत जल्दी बॉडी उनको एक्सेप्ट करती है, वो करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम जो सपोर्टिंग ट्रीटमेंट देते हैं, हम हर्बल की इसलिए बात करते हैं कि हमारी बॉडी नेचुरल है ना। और अगर हम नेचुरल चीज़ों का हम सेवन करेंगे तो बॉडी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितने भी जो इनऑर्गेनिक चीज़ें, सॉल्ट्स हैं जो धड़ से निकाल रहे हैं, मिनरल्स, इनको जो है ना जो रिक्वायर्ड है वो तो लें, बाकी जो फालतू के बिल्कुल ना लें। और हर्बल ट्रीटमेंट हम लेंगे तो क्योंकि बॉडी उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। और दूसरा क्या होता है, डाइजेस्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी उनको एक्सेप्ट करती है, तो हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, जब कैंसर डायग्नोज होता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, कब एक व्यक्ति को आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए? कौन सा सबसे बेहतर समय होता है? क्योंकि अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वहाँ पर स्टेजेस की बात होती है, कौन से स्टेज का डायग्नोज हुआ उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होता है। लेकिन जब हम एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो कब पेशेंट को आयुर्वेद की तरफ आना चाहिए? कितना जल्दी, या कोई सही समय होता है? ठीक बात है। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर से भी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जैसे आपको पता लगता है कि बॉडी के अंदर कैंसर आ गया है, तो आप सबसे पहले ये पता लगे कौन सी स्टेज का कैंसर है, ठीक है। यदि हमको लगता है उसकी प्रारंभिक अवस्था है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोई ऑर्गन यदि हमारा ऐसा विकृत नहीं हो चुका है कि अब उसने काम करने बंद कर दिया, उसकी सर्जरी एक इलाज रह गया, तो उससे पहले बहुत सारे हमको जैसे पता लग जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हम अपना ध्यान दें कि हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा लें। यदि हमने बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा लिया तो वो भी तो डॉक्टर है ना, तो वो कैंसर सेल्स को खाने का काम शुरू कर देते हैं।
और उधर से जो कैंसर को पैदा करने वाले जो फ्री रेडिकल्स हम जिसके टॉक्सिन्स की बात करते हैं, उसके लिए हमारा जो आहार है और विहार, इसको दोनों को हम एक बहुत पॉजिटिव लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल आहार के अंदर जैसे आज के जो आहार हो गया विकृत आहार है, इसको बिल्कुल तुरंत छोड़ देना चाहिए। इवन पानी की यदि हम बात करते हैं तो पानी भी आपको बिल्कुल वो लेना चाहिए जो बॉडी के लिए हितकर है। और जो हमारे जो ऋषि मुनियों ने बोला वो आज भी कारगर है। यदि हम खुद घर के अंदर यदि हमारे पॉसिबल हैंड पंप है या हमने सबमर्सिबल लगा के बोरिंग करा रखी है, इतना शुद्ध पानी आता है, उसमें सारे के सारे जितने रिक्वायर्ड हमारे जो विटामिन मिनरल्स हैं सारे के सारे उसके अंदर हमको मिलते हैं, कोई इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं आता। क्या आहार में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए उन लोगों के लिए भी जिनको कैंसर है, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, और हमें कैंसर कभी ना हो इसके लिए भी हमारा आहार किस प्रकार से रहना चाहिए, और क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें हमें हर रोज़ अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ का तो हमें बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होगा, जो एक थंब रूल है। देखिए जब कुदरत ने हमें पैदा किया है तो उन्होंने सारे संसाधन हमको दिए हैं, ठीक, हमारे सब नियम उसके लिखे हुए हैं। हमें स्पेशली कहा गया है कि आप जिस देश में मतलब जिस स्थान पर आप रहते हैं तो उस स्थान में जिस ऋतु में आप रह रहे हैं उस ऋतु के अंदर जो आपके फल सब्जियां पौधे हैं आपको उन्हीं को यूज़ करना है, क्योंकि वो आपके वहाँ की अवस्था के हिसाब से वो वहाँ पैदा हुए हैं। तो उसमें आपको संपूर्ण आपको वो मिलेंगे जो होते हैं ना अपना औषधीय तत्व भी मिलेंगे और पोषण तत्व भी, दोनों मिलेंगे। पोषण तत्व बॉडी की वृद्धि करेंगे और औषधीय तत्व क्या होता है, अगर कोई बॉडी में बीमारी है उसको उससे निजात मिलाएंगे। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं आज के टाइम के अंदर कि जब भी हम आहार का सेवन कर रहे हैं, पहली बात तो हम बेमौसमी चीज़ें खाते हैं, चाहे सब्जी ले लो चाहे फल ले लो, ये बहुत गलत हो रहा है। सबसे पहले तो हमको उसका ध्यान रखना होगा। और एक संतुलित आहार, संतुलित आहार का मतलब क्या है कि जो हमको विटामिन हमको चाहिए, जो हमको मिनरल्स चाहिए, जो पोषण तत्व चाहिए, उसका कंप्लीट एक कम्बिनेशन होना चाहिए। और हकीकत तो ये है, हम जो आज के डेट में जो हम खाना खाते हैं ये हमारी आहार की जो थाली है, ये आहार नहीं है एक तरीके से, ये पूरा औषधालय है। मैं तो ये कहूँ औषधालय। हम कितने तरीके इसमें चीज़ें, आप देखिए हल्दी से कौन नहीं जानता, आप जीरा देखते हैं, आप पुदीना देखते हैं, आप अजवाइन देखते हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो किचन के अंदर यूज़ होती हैं। इनका सबका सब हमारे डाइजेशन पे इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है। और यदि आपका डाइजेशन अच्छा होता है तो पोषण तत्व हमको बॉडी को यदि मिलते हैं तो 100% हमारी इम्यूनिटी इंक्रूज होगी। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, इम्यूनिटी जो होती है वो हमेशा इससे और अच्छी हो जाती है हम लोग की। और जब आहार अच्छा होगा, हम बार बार फिर उसी बात पर आ जाते तो फ्री रेडिकल बनेंगे क्यों? जब फ्री रेडिकल तो कैंसर हो गए क्यों? तो मेरा सिर्फ सबसे पहला कहना ये है कि आप जो आहार विहार पे ध्यान दें। और साथ में इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस पे भी आपको ध्यान देना होगा, पॉल्यूशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना, क्योंकि जो चीज़ें बाहर के है ना, मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि आज के जीवन में हमको पता है कि हम एक तरह से चाहे हमारी मजबूरी है, एक हम होड़ में लगे हुए हैं और उस होड़ के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो मानसिक जो कंडीशन है क्या चल रही है, दशा क्या चल रही है। तो हमको योगा और मेडिटेशन जैसी चीज़, इनका हमको बहुत ध्यान रखना होगा। क्योंकि यदि हमारी मानसिक अवस्था सही है तो मानसिक अवस्था सही होने से क्या होता है कि हमारे हार्मोन्स का सिक्रेशन सही है, और ये हार्मोन से सही निकल रहे हैं तो इसका हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही है, और मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो इम्यूनिटी अच्छी है। तो मेरा सिर्फ कहना है कि एक तो जो हम बात करते हैं योगा की, उसको ध्यान देना होगा, मेडिटेशन का ध्यान रखना होगा। ये भी एक कारण है जो कि हमको इसके अंदर हेल्प करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर एक दिन की बात करें या जीवन शैली की बात करें तो कैंसर के इलाज में एक अच्छी जीवन शैली कितनी महत्वपूर्ण होती है? बहुत ज़्यादा। भाई आपका असली पूंजी क्या है? अच्छा स्वास्थ्य। तो इसके तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि देखिए मैं बताता हूँ, मैं तो बल्कि जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको जो खाना अच्छा हो तो बहुत महंगा होता है। अरे आप सब्जी मंडी में जाइएगा, इतनी सब्जियां फल वहाँ पर होते हैं, इतने आपको रीजनेबल रेट्स पे मिलते हैं। सिर्फ सिलेक्शन होनी चाहिए अच्छी। जैसे मैंने कहा जिस मौसम में आप हैं उसी मौसम की पैदा हुई भी वहाँ से आप सब्जियाँ लेके आइए, हरी ताज़ी सब्जियाँ लेकर आइएगा, वहाँ से फल लेके आइए। और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा इसमें आप ध्यान ना दें कि आपने बहुत उसको पकाना है, बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी विकृति ये भी हमारे समाज में आ चुकी है कि हमें ये मालूम ही नहीं कि हमको किस चीज़ का यूज़ करना है। भोजन के अंदर सबसे ज़्यादा गलत बात क्या कर रहे हैं, एकदम घी की बात करते हैं। सब जगह बताया गया बार बार गोघृत सबसे अच्छा होता है, पता नहीं कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है कम मात्रा में कर लें। घी के तेल की बात करते हैं तो तिल तेल सबसे अच्छा बताया गया है, उसका हम कितना इस्तेमाल करते हैं। यदि हम नमक की बात करते हैं तो सेंधा लवण सबसे अच्छा बताया गया, हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि हम इसकी बात करते हैं आपका मीठे की,
तो आप देखिए सब शास्त्रों में बता रहा है कि हमारे सब लोग बोलते हैं कि शक्कर और गुड़ अच्छा होता है, कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। शुगर के कितने केमिकल्स होते हैं, फिर भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें सबसे जो आदमी, मैं कहता हूँ जो फाइनेंशियली वीक हैं, वो ये ना सोचे कि वो अपना इलाज अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकते या अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। सिर्फ अपने खान पान जिसको कहते हैं आहार विहार पे ध्यान दें, और फल जो भी जितने हैं जो वो है ऐसे आप उसको इस्तेमाल करिएगा। और जितना आप ये हम अक्सर आजकल बात चल रही है कि आटे की, वीट से अच्छा क्या है, हम कहते हैं मोटे अनाज खाइए, बिल्कुल खाना चाहिए मोटे अनाज। उसके 100% आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है बहुत ज़्यादा इनक्रीज होती है। आप अभी चने का आटा है, मक्की का आटा है, ज्वार है, इतने कितने मोटे अनाज, आप उसका आटा खाइए जब हमें पता है कि इससे हमें बेनिफिट मिलता है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि चिकित्सा बहुत महंगी होती है, परंतु ये नहीं पता कि हम जो गलती कर रहे हैं उसका हम लोग क्यों नहीं उस पर सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, कैंसर के पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, और एक निरोग शरीर पाने के लिए किस तरह से आप हमारे दर्शकों को मोटिवेट करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जब हमको ये मालूम चल गया कि कैंसर एक ऐसा भयानक रोग है कि पूरा WHO के पूरा संसार हम कहते हैं सारा इससे चिंतित है, तो हमें सचेत तो होना पड़ेगा। ठीक, और सचेत में सबसे पहले हमको इसको जानना होगा कि इसका जो कारण है उसको से हमको उससे बचना होगा। और मैं थोड़ा सा एक चीज़ ये जरूर बोलना चाहूँगा कि आजकल के टाइम में जितने भी पैथीज जहाँ हम इलाज की हम अगर बात करते हैं, ठीक, मॉडर्न पैथीज बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं। सर्जरीज होती है बहुत अच्छी होती है, लोग है ना जान बच जाती है उससे। कीमोथेरेपीज हो रही है बहुत अच्छा है, रेडियोथेरेपी बहुत अच्छी है, हार्मोन भी बहुत अच्छी है। पर हम एक पक्ष को हम बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं कि एक काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो दे रहे हैं उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, उस ऑर्गन के लिए। हम ये नहीं देखें कि उस ट्रीटमेंट करते करते उसके जो दुष्प्रभाव आ रहे हैं जो बाकी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सोच अभी नहीं बन पाई है। तो अभी जब हम पंचकर्म चिकित्सा की बात कर रहे थे, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा जितने भी एलोपैथिक हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और जब हम कहते हैं चलिए आहार विहार हम मिलके बहुत अच्छी कल्पना कर सकते हैं, हमने कल्याणकारी बनना है, यदि हमने मानवता के लिए काम करना है तो हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। मानव के हित में हमको टेबल पे आना ही होगा और आके हमको ये करना ही होगा। बिल्कुल, तो बहुत सही आपने यहाँ पर सुझाव दिया डॉक्टर साहब कि कैंसर के खिलाफ अगर लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा। 100%। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं संजीवनी का आज का भाग आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।